साथियों नमस्कार। अमन नम्र की बात यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे डॉक्टर रवि चोपड़ा से। 5 साल पहले 11 अक्टूबर 2018 को प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जिन्हें हम बाद में स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से बहुत मशहूर हुए, और उन्होंने 112 दिनों के अनशन के बाद अपने प्राण त्याग दिए थे। सरकार ने उनकी जो मांग थी वो नहीं मानी। और उनकी मांग क्या थी? वो ये कह रहे थे कि माँ गंगा को अविरल बहने देने के लिए भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, नंदाकिनी, धौली गंगा और पिंडर, इन नदियों पे बन रहे और प्रस्तावित बांध परियोजनाओं को निरस्त किया जाए और गंगा के वो इलाके जो ज़्यादा बाढ़ वाले हैं उन इलाकों में खनन और जंगल काटने से रोकने का एक नोटिफिकेशन लाया जाए। आज उनकी मौत के निधन के 5 साल बाद जमीन पे उनकी इन मांगों की क्या स्थिति है और उनकी मांग क्या थी? वो ये कह रहे थे कि माँ गंगा को अविरल बहने देने के लिए भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, नंदाकिनी, धौली गंगा और पिंडर, इन नदियों पे बन रहे और प्रस्तावित बांध परियोजनाओं को निरस्त किया जाए और गंगा के वो इलाके जो ज़्यादा बाढ़ वाले हैं उन इलाकों में खनन और जंगल काटने से रोकने का एक नोटिफिकेशन लाया जाए। आज उनकी मौत के निधन के 5 साल बाद जमीन पे उनकी इन मांगों की क्या स्थिति है? अगर आपको याद होगा कि उन्होंने जिस दिन अपने प्राण त्यागे हैं उससे एक शाम पहले पर्यावरण मंत्रालय की ओर से या जल संसाधन मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन आया था कि हम एनवायरमेंटल फ्लो, पर्यावरणीय बहाव छोड़ेंगे। जो भी बांध हैं इन नदियों पर, वहाँ से हम पर्यावरणीय प्रवाह छोड़ेंगे। लेकिन वो मात्रा से भी संतुष्ट नहीं थे और इस नोटिफिकेशन से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे। तो उन्होंने इसलिए कहा कि अब मैं पानी भी नहीं पीऊँगा, और अगले दिन उनका निधन हुआ। आज तक कोई एविडेंस नहीं है कि पर्यावरणीय प्रवाह छोड़ा जा रहा है। ठीक है, अगर छोड़ा भी जा रहा है, अगर वो कहते हैं कोई मॉनिटरिंग सिस्टम तो हमें दिखाई नहीं देता है, पब्लिक में उसका डेटा नहीं आता है, तो हमें कैसे पता लगे? जो हम देख रहे हैं आंखों के सामने कि नदी अभी भी कई हिस्सों में सूखी हुई है, तो लगता है कि अब गुरुजी चले गए तो सब चलता है, खनन भी जारी है। तो इस तरह के लोग जो मतलब एक तरह से अपनी पूरी जिंदगी दे दी, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, तो उसका कोई असर नहीं पड़ता सरकार पे। किसी तरह का नैतिक दबाव, किसी तरह का सामाजिक दबाव कुछ भी नहीं होता है। आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है? जैसे आप भी कोशिश कर रहे हैं और भी लोग हैं जो लीगल स्तर पे भी कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट्स में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत कुछ निकल के नहीं आ रहा है। तो क्या समाधान क्या होगा इसका? ये चीज़ें जो हैं समय समय पर परिस्थितियां बदलती हैं। आपको शायद याद होगा कि जीडी अग्रवाल ने अपना जो पहला अनशन किया था वो शायद 13 दिन का अनशन था, जून 2008 में। उस समय मनमोहन सिंह जी थे प्रधानमंत्री, जयराम रमेश पर्यावरण मंत्री थे। उन पर असर हुआ कि एक बुजुर्ग साइंटिस्ट अपनी जान देने को तैयार है, तो उन्होंने प्रयास किए और अंत में नतीजा ये हुआ कि 2009 में निर्णय लिया गया कि 3 बांध जो हैं वो निरस्त हो जाएंगे।
भैरव घाटी, लोहारी नाग पाला जो कि बन रहा था उस समय, और उसके नीचे पाला मनेरी, ये निरस्त किए। और साथ में ये भी कहा कि उत्तरकाशी से लेकर गौमुख तक जो नदी का हिस्सा है, जो एकमात्र हिस्सा था जिस पर उस समय एक ही बांध था वहाँ पर छोटा, तो कहा कि अब इसको हम एक इको सेंसिटिव जोन घोषित करते हैं और इसके बाद वहाँ पर कोई बांध बनेंगे नहीं। ठीक, इस पर राज्य सरकार दोनों, पहले भाजपा की सरकार, बाद में कांग्रेस की सरकार, दोनों सरकारों ने इस घोषणा का विरोध किया, लेकिन केंद्र सरकार अपने बात पे टिकी रही। और आज भी अगर आप उस क्षेत्र में जाओ तो आप देखोगे कि बाकी नदी घाटियों की तुलना में ये घाटी अभी भी बहुत सुंदर है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य इतना रोचक है कि कोई भी वहाँ जाकर महसूस करता है ये तो वाकई एक मतलब एक पूजनीय इलाका है। तो ये समय समय पर बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, आज नहीं तो कल कोई और सरकार आ सकती है, वो शायद इस तरह के बातें मान ले। हो सकता है कि कोर्ट में जब जज बदलें तो वो शायद पुरानी तर्कों को समझ लें नए ढंग से। तो इसका एक जो बड़ा नतीजा मेरे लिए है वो ये है कि संघर्ष जारी रहना चाहिए। जोशीमठ की बात करें अगर, तो पिछले साल ये काफ़ी बड़ा मामला हो गया था जब जोशीमठ धंसने लगा। लोग वहाँ अभी भी काफ़ी परेशान हैं। एक धार्मिक मान्यता भी इस बीच शुरू हुई है जो बहुत सारे चैनलों पे दिखती है। बतौर वैज्ञानिक आपको क्या लगता है, आप इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? और दूसरी बात कि क्या आने वाले समय में हमें और भी जोशीमठ ऐसे देखने को मिलेंगे? इससे बचने का भी कोई उपाय है क्या? सबसे पहले तो दो चीज़ें ज़रा थोड़ी स्पष्टीकरण करूं कि वहाँ पर दो पर्वत हैं, बद्रीनाथ, जहाँ बद्रीनाथ है उसके दोनों तरफ नर नारायण। तो मान्यता ये है कि जब ये दो पर्वत मिल जाएंगे तब यहाँ पर सब प्रलय हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिक रूप से अगर आप वहाँ जाकर परिस्थितियों का अध्ययन और विश्लेषण करें तो आपको ज़रूर चिंता होगी। वो इस बात से कि अब देखिए बद्रीनाथ में काफ़ी बड़ा एक समतल हिस्सा है, दोनों पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच में समतल हिस्सा है। एक तरफ नदी है, नदी के उस पार बद्रीनाथ जी का मंदिर है। तो जो समतल हिस्सा है वहाँ पर बड़ी छोटी संख्या में लोग जाया करते थे। अब जब इतनी बड़ी संख्या में जा रहे हैं तो पार्किंग लॉट बना, अब वहाँ पर पूरी टाउनशिप बनाने की योजना है। मुझे लगता है कि ये जो बात है ये तो हम प्रलय को न्योता दे रहे हैं, आ बैल मुझे मार, हैं? क्योंकि वो जो घाटी है उसका तल कैसे बना है, उसका तल बड़े बड़े पत्थरों और चट्टान जो दोनों तरफ से गिर के आते हैं पहाड़ों से, उससे बना हुआ है। नंबर एक, यानी वो बहुत ही एक ठोस तल नहीं है। फिर वहाँ पर भूकंप भी आते हैं, ये सबसे अति संवेदनशील क्षेत्र है, जोन 5। अब आप सोचिए कि आप वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दोगे, होटल बनाओगे, पार्किंग लॉट बनाओगे, ये सब करोगे, तो वहाँ पर अगर कहीं भूकंप आ गया और नीचे आपका जो फ्लोर है वो ही हिलने लगा बुरी तरह से, ऊपर क्या होगा? अच्छा, फिर
अगर इतनी संख्या में लोग वहाँ आके रहेंगे, वहाँ पर पानी का इस्तेमाल होगा, लोग शौच करेंगे, वो सारा मल कहाँ जाएगा? अभी तक जो हमने देखा है इनके जो अम, ये इसके जो उपचार हैं वो तो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो कई बार आप हरिद्वार में आ जाइए, तो कई बार हरिद्वार में जो संयंत्र लगा है वो काम नहीं कर रहा है, मल का मल बह रहा है। ऋषिकेश में किसी दिन चले जाइए, कितने नालों में से सीधा अनट्रीटेड वेस्ट आ रहा है। सो एक तरफ आप कहते हो कि ये धार्मिक स्थल है, दूसरी तरफ आप ये हालत कर रहे हो अपनी नदी की। तो ये मेरा मानना है कि अब वो जो भी मान्यता हो, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि हम प्रलय को न्योता दे रहे हैं। एक मान्यता ये भी है कि भागीरथ गंगा को स्वर्ग से जमीन पर लाने में सफल हुए थे, और जब उसकी तेज धार पृथ्वी पर पड़ रही थी तो पृथ्वी को उससे नुकसान हो सकता था, तो उसे बचाने के लिए शिव जी ने अपनी जटाओं का उपयोग किया और उससे गंगा का प्रवाह कम हो गया। आज हम ये देख रहे हैं कि पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो पानी बहुत तेजी से बहता है और पानी की वजह से सड़कें कटती हैं, और अब ये भी देख रहे हैं कि भूस्खलन की घटनाएं भी बहुत बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ सरकार गंगा और उसकी सहायक नदियों पे, पहाड़ों पे बड़े बड़े बांध बनाने में जुटी हुई है। इस संदर्भ में सवाल यह है कि पहाड़ पर जारी इन विकास कार्यक्रमों का नदियों के भविष्य पे और उन नदियों की वजह से जो पूरा मैदानी इलाकों में लोग रहते हैं उनके भविष्य पे क्या असर पड़ेगा? इसमें हम ये सोच सकते हैं कि शिवजी की जो जटाएं हैं वो यहाँ के जंगल हैं। बारिश होती है, बर्फ़ गिरती है, जब वो बारिश के छींटे आते हैं, जब वो पेड़ों के पत्तों से टकराते हैं तो उनकी रफ्तार धीमी होती है, वो धीमी गति से धरती पर आते हैं और उससे कम मिट्टी बहती है। ठीक। और अगर पेड़ों के साथ साथ वनस्पति और घास और झाड़ियाँ भी हों तब नुकसान बहुत कम होता है। अब ये पेड़ और जंगल वगैरह तो हम काटे जा रहे हैं, इसीलिए तुरंत पानी आता है, बह जाता है और उसकी इतनी ऊर्जा होती है कि उसके रास्ते में अगर कुछ आ जाए तो उसको बहा ले जाता है। अब इससे हमें कुछ सबक तो लेने चाहिए कि अगर हम नदी को रोकने की कोशिश करेंगे तो प्रकृति जो है, एक तरफ तो हम माँ मानते हैं प्रकृति को, तो प्रकृति हमारे जो इस तरह के कारनामे होते हैं उसको एक बच्चे के खेल की तरह लेती है, लेकिन कुछ हद तक। फिर आपको पता है कि जब माँ को गुस्सा आ जाए तो एक थप्पड़ भी पड़ता है। उसी तरह प्रकृति का बहुत दोहन होगा तो प्रकृति अपने आप आपको सबक सिखाएगी। ठीक है ना? ये दूसरी बात थी। तीसरी बात, लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी इत्यादि ये जो नदियाँ हैं ये तो सब हिमनद से निकल रही थी, इसलिए ये जो पानी आ रहा है नीचे ये हिमनद का पानी है। वास्तव में ये हिमनद का पानी की मात्रा बहुत कम है। अब भागीरथी आती है पश्चिम से और पूरब उत्तर से आती है अलकनंदा, ये दोनों मिलती हैं देवप्रयाग और वैज्ञानिक रूप से गंगा वहाँ से शुरू होती है। जहाँ ये मिलन होता है उस संगम के नीचे, देवप्रयाग के नीचे से जो नदी बह रही उसको हम गंगा कहते हैं। देवप्रयाग पर जो वैज्ञानिक शोध हुए हैं उससे ये पता चला है कि अगर आप पूरे साल का बहाव नापें तो उसमें जो
हिमनद का ग्लेशियर का जो हिस्सा है वो केवल 27% है। अब जब हम यानी बाकी जो पानी का बहाव आ रहा है, पानी बह रहा है, वो वर्षा का पानी है जो पहाड़ों पर गिरता है और धीरे धीरे रिज कर नदी में आता है। ठीक है। अब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो वहाँ पर तो सब वर्षा पोषित नदियाँ ही मिलेंगी, तो वो जो हिमनद का कंट्रीब्यूशन है आगे चलकर और भी कम हो जाता है। इसलिए हमको चाहे वो ऊंचे पर्वत हों, चाहे वो छोटे पर्वत हों शिवालिक के, चाहे वो विंध्य के पर्वत हों, हमें हर जगह पर जंगल बचाते रखने हैं ताकि इनकी ढाल बचे, पानी वर्षा का पानी जो है वो पत्थर के अंदर जाए और फिर धीरे धीरे रिंच कर नदी में आए साल में। अब मैदानी क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है कि वहाँ जो बांध बन रहे हैं, वहाँ भी बैराज बन रहे हैं, वहाँ भी बांध बन रहे हैं, वो खेती के लिए बन रहे हैं। और इतना पानी निकाला जा रहा है, एक तरफ तो आप बांध बना रहे हो तो बड़े बड़े बांध हैं, उसके पीछे से पानी रुक रहा है, फिर आगे चलकर साथ साथ जो भूजल है वो भी आप खींच रहे हो बड़े बड़े पंप लगाकर, तो ना तो ग्राउंड वाटर से रिचार्ज हो रहा है और सरफेस रिचार्ज भी आप रोक रहे हो जगह जगह पर। तो उसका नतीजा ये हुआ है कि गंगा में पानी अब काफ़ी कम होता जा रहा है। और अभी हाल में एक शोध हुआ था कि 1970 के दशक से लेकर 2015 या 16 तक जो लोअर गंगा बेसिन है, यानी बनारस के बाद, उस क्षेत्र नहीं, पटना के बाद का जो क्षेत्र है उसमें अब गर्मियों में गंगा की पानी की मात्रा जो है वो लगभग 60% 60% कम हो गया। ये IIT खड़गपुर का रिसर्च है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि जी, आपके आपने बहुत कीमती समय मैं निकाला। आपको शुक्रिया दूंगा कि आपने मुझे मौका दिया। बहुत सालों के बाद हमारी दोस्ती फिर से शुरू हुई है। ठीक है, बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया, नमस्कार।